फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो हमारे चैप्टर 12 पर होगी, जो हमारा 6th क्लास का अंतिम चैप्टर होगा। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले हम हमारे पिछले अध्याय यानी 11 का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित है, जिससे समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में पता चलता है। तो बताइए इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? हरिसेन द्वारा। ये आप याद रखिएगा। और यह कब लिखी गई थी? 1700 साल पहले। नेक्स्ट, प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है जिसमें प्रशंसा करते हुए लिखा जाता है। आगे देखिए, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। फिर देखिए, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ये क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई देता है कि कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। आगे देखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित। ये भी याद रखिएगा। आगे है, चीनी यात्री स्वेंग तशांग हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे और काफी समय तक उनके दरबार में रहे थे। तो बताइए स्वेंगतांग किसके शासन में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उन्हें रोका गया। कौन से राजा द्वारा उन्हें रोका गया था? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। आगे है, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लवों का राज्य कहां से कहां तक था? ये था कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। आगे देखिए, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। चालुक्यों की राजधानी बताइए? ऐहोल चालुक्यों की राजधानी है। फिर है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी दरबारी कवि द्वारा रचित कौन सी प्रशस्ति से हमें मिलती है? रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी है उससे ही हमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी भी मिलती है। पल्लवों और चालुक्य को अनंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। यानी राष्ट्रकूट और चोल वंश किसके बाद आए थे? ये पल्लव और चालुक्यों के बाद आए थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक बने। यानी एक व्यक्ति कई पदों पर भी आसीन रह सकता था। सेना नायकों को वेतन की बजाय भूमि अनुदान दिया जाता था, जिससे ये कर वसूलते थे तथा सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे। और यही लोग क्या कहलाते थे? सामंत। आगे देखिए, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। यहाँ से आपको कई अच्छे क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे, इन्हें ध्यान से देखिए। सभा किसका संगठन कहलाता था? ब्राह्मण भूस्वामियों का। तथा नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। नगरम किसका नाम था? व्यापारियों के संगठन का। यानी ये क्या है? ये स्थानीय सभाएं हैं। उर नामक ग्राम सभा जिस इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, यानी उर भी क्या थी? एक ग्राम सभा थी। और ये किस इलाके की थी? जिस इलाके के स्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, उस इलाके की ग्राम सभा क्या थी? उर। संभवतः इन स्थानीय सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का ही नियंत्रण था। कालिदास के नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत और अन्य लोग एवं शूद्रों महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। और कालिदास का प्रसिद्ध नाटक बताइए आप, क्या था? वो था अभिज्ञान शकुंतलम। चीनी यात्री फासियन ने अछूत लोगों के बारे में लिखा है। किस यात्री ने लिखा है अछूत लोगों के बारे में? फासियन ने। आगे देखिए, बेदुइन अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीले थे। कौन से कबीले थे? बेदुइन अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीले। और पैगंबर मोहम्मद ने 1400 साल पहले अरब में इस्लाम की शुरुआत की। इस्लाम की शुरुआत कब हुई? 1400 साल पहले। और किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। अब हम हमारा आज का चैप्टर देखते हैं। यह है इमारतें, चित्र और किताबें। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इमारतें, जो महत्वपूर्ण इमारत है, यानी मंदिर भी देखेंगे। चित्र यानी अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं, और महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए लौह स्तंभ। यहाँ आप सबसे पहले लौह स्तंभ का चित्र देख लीजिए। ये कुतुब मीनार जो परिसर है उसमें स्थित है। ये दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा
यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इस लौह स्तंभ के लिए आश्चर्य की बात क्या है कि इसमें आज भी जंग नहीं लगा है। यही इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। यह आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपको यह एक स्टेटमेंट के रूप में मिल जाएगा कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है इसका अर्थ? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे तो कभी छोटे या बड़े। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। अवशेष में क्या रखा जाएगा? उसमें दांत रख सकते हैं, हड्डी या राख। इसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभ में क्या होता था? स्तूप एक मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। इसे ही क्या कहा गया है? स्तूप कहा गया है। आगे देखिए, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पक्ष बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ बना होता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका किसे कहते हैं? रेलिंग को। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जैसे अमरावती का स्तूप है, वो एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। कौन सा होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे तथा भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं? शिखर। शिखर निर्माण के लिए कठिन कार्य के लिए सावधानी बरती जाती है। यहाँ देखिए आप, ये चित्र में सांची का स्तूप दिखाया गया है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने से किया जा रहा है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। और यहाँ पे अमरावती की एक शिल्प कृति दिखाई गई है। ये देखिए चित्रकारी कितने उत्कृष्ट ढंग से हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए, ये भीतरगांव का एक मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में है और यह 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं भाग में आपको महाबलीपुरम के मंदिर दिखेंगे जो एकाशम पत्थर से बनाए गए हैं, यानी एक ही पत्थर को तराश कर ये मंदिर बनाए गए हैं। तो इन मंदिरों में क्या विभिन्नता है? ये ईंट और पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन ये एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। आगे देखते हैं। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। सभागार में लोग इकट्ठे होते थे। हमने देख लिया महाबलीपुरम और अहेल में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं जो अभी अभी हमने चित्र में देखे हैं। ये देखिए, ये एक आशम पत्थर से बना होता है, जो हमने पढ़ लिया वही दिखाया गया। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर और काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा ये आप समझ ही सकते हैं। और ये देखिए ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये कब बना था? ये 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि आम लोग तो इतना पैसा खर्च कर नहीं सकते।
पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। आप समझ सकते हैं उस जमाने में पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कितना मुश्किल भरा काम रहा होगा, क्योंकि इतनी तकनीक तो उस समय थी नहीं। यहाँ देखिए दिया गया है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोद कर इस पर 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए आप कितने अच्छे से कारीगरी यहाँ हमें दिख रही है। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। इस मूर्ति को देखिए आप, जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली, ये आज भी उसमें रखी हुई है। आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। आगे देखिए आप, ये चित्र अजंता की जो गुफा है उससे लिया गया महात्मा बुद्ध का चित्र है। आप जानते हैं अजंता महाराष्ट्र में है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं एक और अजंता का। अब देखिए पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। यहाँ आप याद रखिएगा शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा की गई है? इलांगो नामक कवि के द्वारा। और इसमें वर्णन किसका है? कोवलन नाम के एक व्यापारी की एक कहानी है। यहाँ शिल्पाधिकारम से लिया गया वर्णन दिया गया है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। आगे पढ़ते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा रचा गया। किसने लिखा? मणिमेखलई सतनार ने। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। उन्होंने क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिखे। और ये किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत में। ये देखिए मेघदूत भी किसकी रचना है? ये कालिदास की है। यहाँ एक श्लोक दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। यानी पुराणों को स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से? महाभारत और रामायण।
लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भी भगवत गीता है, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी हम देखते हैं। यहाँ ये बंदर राजा की कहानी दी हुई है। हम इसे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। कुछ अन्य जानकारी दी गई है, यहाँ हम उसे भी पढ़ लेते हैं। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कहाँ किया ये आविष्कार? चीन में। और किसने? काई लून ने। और कब? 1900 साल पहले। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज की बनाने की जो तकनीक इन्होंने विकसित की उसको सदियों तक लुप्त रखा और 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। अमरावती का स्तूप कब निर्मित किया गया? 2000 साल पहले। कालिदास कब हुए थे? 1600 साल पहले। लोह स्तंभ है जो भीतर गांव का मंदिर है, या अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट का समय कब था? 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये तिथियां आप याद रखिएगा। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है इसके अंत में हम उसे पढ़ लेते हैं। जैसे पूरा पाषाण के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ में जो कृषि और पशुपालन की शुरुआत कब हुई? 6000 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। महाजनपदों, गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास। उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय कब हुआ? लगभग 500 ईस्वी पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण हुआ 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बना? 321 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासन काल देखिए आप कब से कब तक था? ये था 272 या 268 से लेके 231 ईस्वी पूर्व तक। संगम साहित्य की रचना 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में हुई। कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी, और यही 78 ईस्वी में कनिष्क संवत भी शुरू हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन कब हुआ? 500
12 या 21 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री श्वेंग त्सांग का भारत आक्रमण कब हुआ? 630 से 643 ईस्वी के बीच। और पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल था 609 से 642 ईस्वी। तो अब एक बार हम इस चैप्टर से निकाले गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चनों को हम आज ही कर लेंगे। देखिए, मेहरौली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लोह स्तंभ पर चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। और इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि आज तक इसे जंग नहीं लगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। धातु मंजूषा, प्रदक्षिणा पथ, रेलिंग, तोरण द्वार स्तूप से संबंधित होते हैं। भीतरगांव जो मंदिर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और इसका शिखर काफी ऊंचा है। इसे ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर है, यानी इन्हें एक ही पहाड़ से तराश कर बनाया गया है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, और इसे कब बनाया गया? 1400 साल पहले। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29। उनमें से 25 तो हैं विहार और 4 चैत्य हैं। इनको वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। कौन से राजाओं के शासन में? इन्हें वाकाटक राजाओं के संरक्षण में। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने 1800 साल पहले की, और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है। मणिमेखलाई की रचना 1400 साल पहले सतनार ने की। इसमें कोवलन व माधवी की बेटी की कहानी है। और कालिदास ने किसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की। पुराण, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य गुप्तोत्तर काल में रचे गए। और वाल्मीकि ने क्या रचा? रामायण। महाभारत महर्षि व्यास ने संकलित किया। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी कहानियां हैं। स्त्री और पुरुषों को पुराण सुनने की अनुमति थी। यहाँ ये नहीं है जो गलती से लिख दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। इन्हें पुराण सुनने की अनुमति थी। गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। कागज का आविष्कार 1400 वर्ष पूर्व काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया। तो इस तरह से आज हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी समाप्त होती है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं सुना है अब तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, जो 7th क्लास की एनसीईआरटी पर होगी।